हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने संसद के बारे में पढ़ा था। संसद और के गठन के प्रावधान हमने पढ़े थे और संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा व लोकसभा, उनके प्रावधान हमने पढ़े थे। संसद के बाद आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेंगे वो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का टॉपिक। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जिसको अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इससे के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करता है, ये आज के इस वीडियो में विस्तार से ये मैं आपको बताऊंगा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124 में 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया था, स्थापना का प्रावधान किया गया था कि पूरे भारत के लिए एक भारतीय संघीय न्यायालय बनेगा, एक इंडियन फेडरल कोर्ट बनेगा। ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 में किए गए इसी प्रावधान के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका गठन किया गया था इंडियन फेडरल कोर्ट, भारतीय संघीय न्यायालय के नाम से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 28 जनवरी 1950 को इसी इंडियन फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया या सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया गया। जब संविधान बना तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए संविधान में मूल रूप से एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश, कुल 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। लेकिन समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया। जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज बढ़ता गया, केसेस की संख्या बढ़ती गई, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया। और वर्तमान की अगर बात करें तो हम सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश, 33, एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश अधिकतम सर्वोच्च न्यायालय में हो सकते हैं। ये प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है और अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य दोनों प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसको हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था या कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये देखिए आप। सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य व 4 अन्य, कुल 5 न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम होता है। यूँ मान लीजिए कि एक समिति होती है, एक संगठन होता है और ये कॉलेजियम होता है, यही ये डिसाइड करता है कि किसको न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की जानी चाहिए। जो भी न्यायाधीश बनने के लिए आवेदन आते हैं उन पर ये विचार करता है और जो सबसे अधिक योग्य व्यक्ति हैं उनको न्यायाधीश नियुक्त करने की सलाह ये कॉलेजियम देता है। चूँकि कॉलेजियम का हेड जो होता है, मुख्य जो होता है, वो मुख्य न्यायाधीश होता है, अतः कॉलेजियम के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देता है मुख्य व अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की। अभी हाल ही में कुछ समय पहले 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 पारित किया गया था और इसमें प्रावधान किया गया था कि कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके न्यायाधीशों की नियुक्ति की सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा। परंतु इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन
के प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अतः अभी पूर्ववत व्यवस्था ही बनी हुई है। कॉलेजियम के निर्णय के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? इनकी योग्यताओं का प्रावधान भी अनुच्छेद 124 में किया गया है और अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका होना चाहिए अथवा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष की वकालत करने का अनुभव होना चाहिए अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत एवं प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। और न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निश्चित नहीं है। जो भी व्यक्ति उपरोक्त योग्यता पूरी करता है उसको न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अर्थात एक बार और रिपीट कर दूं मैं, या तो लगातार उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम किया हो, या सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई पारंगत एवं प्रतिष्ठित विधि वेत्ता अर्थात कानून का ज्ञाता होना चाहिए। जैसे कोई लॉ का प्रोफेसर है, कोई लॉ की किताबों का राइटर है, कोई लीगल एडवाइज़र है, ऐसा कोई व्यक्ति इस क्राइटेरिया में आ जाता है। तो ये योग्यताएं हैं। इसके लिए कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य दोनों न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ये अपने पद पर रहते हैं। कार्यकाल के बाद शपथ का प्रावधान है और शपथ का प्रावधान भी अनुच्छेद 124 में दिया गया है और ये प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा तथा ये न्यायाधीश बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान करने की शपथ लेते हैं। इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों को पद से संसद के द्वारा पारित महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। संसद के द्वारा पारित महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है और न्यायाधीशों पर जो महाभियोग लगता है वो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर लगाया जाता है। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर लगाया जाता है। अर्थात या तो कदाचार का कोई मामला इनके ऊपर सिद्ध हो गया हो, कदाचार का मतलब सदाचार का विपरीत कदाचार, कदाचार का कोई मामला सिद्ध हो गया हो, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, दुराचार, भाई भतीजावाद, ऐसा कोई मामला सिद्ध हो गया हो, या ये अपना काम करने में असमर्थ हो गए हों अर्थात न्याय प्रदान करने में असमर्थ हो गए हों, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई हो, जैसे पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, या कोई बहरा हो गया परमानेंट, गूंगा हो गया परमानेंट, ऐसे कोई परमानेंट जो है कोई असमर्थता होगी हो जिसके आधार पर काम नहीं कर सके, न्याय नहीं दे सके, तो इस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इन पर महाभियोग संसद के 1/4 सदस्य के द्वारा लाया जाता है। महाभियोग को संसद अपने बहुमत से पारित करती है और इसकी सूचना न्यायाधीश को 14 दिन पहले दी जाती है। इनको वेतन भत्ते देने का प्रावधान अनुच्छेद 125 में है। मुख्य व अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का प्रावधान अनुच्छेद 125 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अर्थात भारत की संचित निधि एक ऐसी निधि है जिससे भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को वेतन भत्ते मिलते हैं और संचित निधि से दिए जाने वाले वेतन भत्तों में सरकार इनके पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती, कटौती नहीं कर सकती। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हो जाए, वो अचानक त्यागपत्र दे दे या उसको पद से हटा दिया जाए,
तो स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने तक राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश एड होक जज, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश किसे कहते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ती है, कई केसेस की सुनवाई करने के लिए अलग अलग बेंच बनाई जाती हैं, और उन बेंचों को बनाने के लिए अगर न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ती है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से, जो रिसेंटली सेवानिवृत्त हुए, उन न्यायाधीशों में से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, अर्थात अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जब तक के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त नहीं होंगे तब तक ये काम करेंगे। इन्हीं को तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है, एडहोक जज कहा जाता है, एडहोक जज कहा जाता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसको संविधान का संरक्षक माना जाता है, संविधान का अंतिम संरक्षक या अभिभावक माना जाता है, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का दायित्व अंतिम रूप से इसी का है। वी रामास्वामी सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं या थे जिन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अभी हाल ही में कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इसको राज्यसभा के सभापति ने अस्वीकृत कर दिया या इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. केनिया थे, एच.जे. केनिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में शरद बोबड़े हैं, S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े इसके मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत किया गया है, और मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के जो क्षेत्राधिकार हैं उनको एक एक करके हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः 5 क्षेत्राधिकार हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बांटा गया है, जिनमें पहला क्षेत्राधिकार है अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 129। और अभिलेख न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन सी इंपॉर्टेंट बात आती है, देखिए आप, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। इससे तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा, इसके द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को अभिलेख या रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, तथा इसके द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय को कानून की मान्यता दी जाएगी, और इसकी अवमानना करने पर दंड देने का प्रावधान होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना करने पर दंड देने का प्रावधान किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसमें मुख्यतः 3 बातें आती हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसे अभिलेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, कानून की मान्यता उसको दी जाएगी, उसकी अवमानना करने पर दंड देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है? जिन मामलों की सुनवाई का प्रारंभ सीधे सर्वोच्च न्यायालय से होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। जिन मामलों को लेकर, जिन केसेस को लेकर, जिन विवादों को लेकर हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, इससे निचले न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सुनवाई का अधिकार सीधे सर्वोच्च न्यायालय को है, अतः उनकी सुनवाई की शुरुआत सीधे सर्वोच्च न्यायालय से हो सकती है, इसलिए इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्र हैं जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, जैसे केंद्र राज्य विवाद। केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय ले जाया जा सकता है।
दो या दो से अधिक के राज्यों के बीच आपस में अगर कोई विवाद हो तो उसको भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय ले जाया जा सकता है, और मूल अधिकारों के हनन से संबंधित विवाद को भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय ले जाया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः ऐसे विवाद हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। और एक खास बात यह है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। अनुच्छेद 131 के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट या लेख जारी करता है इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसका तीसरा क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 में दिया गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील सुनता है। अगर हमारे उच्च न्यायालय या राज्य स्तर का उच्च न्यायालय कोई भी निर्णय देता है और उस निर्णय से अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो उसकी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील सुनता है। इसी को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। चौथा और इम्पोर्टेंट क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार संविधान के कई अनुच्छेदों में दिया गया है। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग इसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 368 में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार देखने को मिलता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है या क्षेत्राधिकार क्या है? हमारे देश में कानून संसद बनाती है, आदेश कार्यपालिका देती है। कार्यपालिका आदेश देती है, संसद कानून बनाती है। अगर कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश दे दे या संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान का उल्लंघन करता हो, अतिक्रमण करता हो, या हम कहें कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो, अतिक्रमण करता हो, तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत उस कानून या आदेश की समीक्षा कर सकता है, उसका अवलोकन कर सकता है, और संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध होने पर उस कानून को या आदेश को समाप्त भी कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार या शक्ति कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार है उसमें वो कार्यपालिका के आदेश और संसद के कानूनों की समीक्षा करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 137 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय की न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन भी कर सकता है। न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का 5वां क्षेत्राधिकार है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 में दिया गया है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ये क्या है? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में परामर्श दे सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के सामने राष्ट्रीय महत्व का कानून या विधि से संबंधित कोई मामला उत्पन्न हो जाए और राष्ट्रपति इस पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श मांगे तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श दे सकता है। लेकिन मांगने पर कानूनी परामर्श देना या न देना सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है, और दिए गए परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ये दोनों के लिए बाध्यकारी नहीं है, दोनों के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के ये 5 क्षेत्राधिकार हैं, और इनको 5 शक्तियाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इन क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया था, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के गठन से लेकर न्यायाधीशों की नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं सीधे। त्यागपत्र पद से हटाने की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियों का ये सारा वर्णन मैंने आपके सामने किया है। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के साथ साथ
जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती उनके एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगले टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा।